हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता व जन्मभूमि मेरी का सारांश बताऊंगी और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वह जन्मभूमि मेरी का सारांश और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको वह जन्मभूमि मेरी का सारांश बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने कहा है, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। तो कवि भारत भूमि को जन्मभूमि और मातृभूमि कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो इतना ऊंचा है जिसे देखकर लगता है कि वह आकाश को चूम रहा है, और भारत की दक्षिण दिशा में समुद्र है, सिंधु का अर्थ है समुद्र, जो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह भारत के चरणों को धो रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 नदियां हैं जिनका संगम है भारत में। वह हर समय भारत में लहराती हुई, उसकी तरंगे बहुत लहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो भारत की जो सुंदरता है वो बहुत ही चारों दिशा में फैली हुई है। छटा मतलब सुंदरता। तो भारत की जो सुंदरता है वो चारों दिशा में फैली हुई है, हर जगह में। पग पग छह रही मतलब हर जगह फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि भारत की भूमि को पुण्य भूमि कह रहा है क्योंकि यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का जन्म हुआ है। यहाँ पे अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया है और यहाँ पर हमेशा पुण्य के कार्य किए गए हैं। यहाँ हमेशा भारत में बुराई को या झूठ को, अहिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो यह पुण्य भूमि है भारत की। भारत भूमि पुण्य भूमि है। और भारत भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है कवि ने क्योंकि भारत भूमि में बहुत सारे खनिज पदार्थ छुपे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर यहाँ पर अनेक प्रकार की, यहाँ की भूमि के अंदर से कोयला, सोना, बहुत सारे खनिज पदार्थ, अब्रक, बहुत सारे चीज़ निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, और अनेक प्रकार की फसलें यहाँ लहलहाती हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि। तो यहाँ की भूमि कैसी है? स्वर्ण भूमि। अब कवि यहाँ भारत भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। चूँकि कवि ने यहाँ जन्म लिया है इसलिए भारत भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है। फिर कवि कह रहे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ पहाड़ी इलाकों में क्या है, बहुत सारे पहाड़ों से होकर झरने बहते हैं और झाड़ियों में अर्थात घने जंगलों में, झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती रहती है। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराइयाँ मतलब आम के बगीचे। तो आम के बहुत घने घने यहाँ पर बगीचे हैं और उसमें कोयल पुकारती रहती है। बहती मल्लय पवन है तन मन सवारती। और दक्षिण दिशा से होकर बहन आने वाली मल्लय पर्वत से जो हवा आती है वो हमारे तन मन को ताजगी प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि कहा है क्योंकि यहाँ अनेक देवी देवताओं का जन्म हुआ है, यहाँ अनेक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और कवि ने कर्म भूमि कहा है क्योंकि यहाँ पे हमेशा कर्म को प्रधानता दी जाती है और श्री कृष्ण ने भी उपदेश दिया है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए भारत को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहा है। अब ये अंतिम पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी थी सीता। रघुपति का अर्थ है श्री रामचंद्र जी। तो यह धरती कैसी है? यह धरती वैसी है जहाँ पर अनेक देवी देवताओं का जन्म हुआ। यहाँ पे सीता और श्री रामचंद्र जी जैसे देवी देवताओं का जन्म हुआ। रघुपति का अर्थ है श्री रामचंद्र जी को रघुपति कहा जाता है।
तो उसके बाद कवि कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने भारत भूमि में अपनी वंशी की धुन सुनाई सभी को और गीता का उपदेश दिया कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। इस भारत भूमि में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस धरती का यश बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया और इस पूरी दुनिया को दया का संदेश दिया और जीवों पर दया करने का संदेश दिया और पूरे दुनिया को ज्ञान दिया। या युद्ध भूमि मेरी व बुद्ध भूमि मेरी। कवि से युद्ध भूमि कह रहा है क्योंकि यहाँ महाभारत जैसे युद्ध, महान युद्ध लड़ा गया। और या से बुद्ध भूमि कवि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। तो फिर कवि कह रहे हैं, वह जन्म भूमि मेरी व मातृभूमि मेरी। ये भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सारांश समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, साथ साथ मैं बता भी रही हूँ और आप देखकर लिख भी सकते हैं। कवि ने किसे जन्मभूमि और मातृभूमि कहा है और क्यों? पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है, कवि ने भारत भूमि को अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि कहा है क्योंकि इस धरती में उनका जन्म हुआ है। मातृभूमि और जन्मभूमि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ है और इस धरती में खेल कूद कर वे इस प्रकार बड़े हुए हैं जैसे माँ की गोद में खेलते हुए कोई बच्चा बड़ा होता है, इसलिए वह भारत भूमि को मातृभूमि भी कहते हैं। जैसे माँ की गोद में बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे ही वो भारत भूमि में खेल कूद के बड़े हुए हैं, इसीलिए उसे मातृभूमि कहते हैं। कवि ने भारत की भौगोलिक वर्णन किस प्रकार किया है? भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल कैसे वर्णन किया है? ज्योग्राफी कैसा है उसका, कैसे वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने कहा है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो इतना बड़ा है कि आकाश को चूमता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात नॉर्थ में क्या है? हिमालय है जो बहुत ही ऊंचा है और आकाश को चूमता हुआ सा दिखाई देता है। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो भारत के चरणों को स्पर्श करता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत के एकदम साउथ में क्या है? हिंद महासागर है और उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वो भारत के चरणों को छू रहा है। भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी नदियां कल कल बहती हुई दिखाई देती हैं। और भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 नदियां हैं जो हमेशा, जिनका संगम है और वो हमेशा कल कल करती हुई बहती रहती है। अब तीसरा प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, अगर ये कविता से प्रश्न उत्तर आया तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा है क्योंकि यहाँ हमेशा ही पुण्य के लिए कार्य किया जाता है, पाप का विरोध किया जाता है। इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए, पाप को अंत करने के लिए कई युद्ध लड़े गए। हम सभी जानते हैं महाभारत की युद्ध क्यों हुआ? पाप का अंत करने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा पुण्य के लिए काम किया जाता है और पाप का विरोध किया जाता है। कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है क्योंकि अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और यहाँ के खेतों में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान जैसी फसलें सदैव लहलहाती रहती हैं। और यहाँ के खेत में मक्का, ज्वार, बाजरा और धान जैसी फसलें होती है, इसीलिए यहाँ की भूमि को कवि ने स्वर्ण भूमि कहा है। अब ये चौथा प्रश्न है, कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो प्राकृतिक सौंदर्य मतलब नेचर कैसा है यहाँ का, उसके बारे में हमें बताना है। नेचर कितना सुंदर है ये बताना है। तो कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत में अनेक झरने हैं जो पहाड़ों से होकर बहते हैं। यहाँ चिड़िया मस्त होकर सदैव झाड़ियों में चहचहाती रहती है। तो यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं जिससे झरने बहते हैं। यहाँ चिड़िया क्या होती है? झाड़ियों में चहचहाती है। चहचहाना मतलब चहकना। और आम के बागों में कोयल पुकारते हैं और मलय पर्वत से होकर बहने वाली हवा हमारे तन मन को ताजगी प्रदान करती है। आम के बाग में कोयल पुकारती रहती है और मलय पर्वत जो साउथ में, वहाँ से जो हवा आती है वो हमारे तन मन को फ्रेश करती है। यही इसका आंसर है। कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि क्यों कहा गया है? तो ये सब कविता में नहीं बताया गया है, लेकिन इसका उत्तर ऐसा ही होगा, तो आप ये लिखिएगा ऐसे।
इसे हमें खुद समझकर लिखना है, कविता में इसका वर्णन नहीं है इसीलिए। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि कहा है क्योंकि यहाँ अनेक देवी देवताओं का जन्म हुआ। यहाँ श्री रामचंद्र जी, सीता जी, श्री कृष्ण जी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि कहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता जन्म लिए हैं। यहाँ पे राम जी ने, सीता जी ने, कृष्ण जी ने जन्म लिया है और उन्होंने पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार किया। भारत भूमि को कवि ने कर्म भूमि कहा है क्योंकि इस धरती में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर बताया कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि इसी धरती में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और इसी धरती में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया और बताया कि हमको कर्म का फल जरूर मिलता है, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। छठा प्रश्न है, किसने इस धरती का सुयश बढ़ाया और कैसे? सुयश मतलब किसने इस धरती को रिस्पेक्ट दिलाया, किस कारण ये धरती बहुत फेमस हुई, तो ये बताना है। गौतम बुद्ध ने इस धरती में जन्म लेकर इस धरती का सुयश बढ़ाया। सुयश मतलब सम्मान भी बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना। तो गौतम बुद्ध ने इस धरती में जन्म लेकर इस धरती का सुयश बढ़ाया और उन्होंने पूरी दुनिया में को जीव जंतु पर दया की भावना रखनी सिखाई और पूरी दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाया। सभी जीव पर दया करनी चाहिए और पूरी दुनिया को ज्ञान दिया कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। सातवां प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा है क्योंकि यहाँ महाभारत जैसा महान युद्ध लड़ा गया और देश को आज़ाद कराने के लिए कई महापुरुषों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए। तो कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया और देश की आज़ादी के लिए भी युद्ध लड़ा गया था और बहुत लोगों ने उसके लिए जान दिया था। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि इस धरती पर जन्म लेकर गौतम बुद्ध ने इस धरती का सुयश बढ़ाया और उन्होंने पूरी दुनिया को दया के मार्ग पर चलना सिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाया। तो बुद्ध भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस धरती में जन्म लिया है और उन्होंने सभी को दया के रास्ते पे चलना सिखाया और ज्ञान भी दिया। सोहनलाल द्विवेदी ने भारत भूमि को कौन कौन सी उपमा दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, सोहनलाल द्विवेदी ने भारत भूमि को जन्मभूमि, मातृभूमि, स्वर्ण भूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि की उपमा दी है। जहाँ जहाँ भूमि लिखा है वो सब बोलना है। तो गीता का पवित्र ज्ञान, ये 9वां प्रश्न है, गीता का पवित्र ज्ञान किसने कहाँ दिया है? तो इसका उत्तर है, गीता का पवित्र ज्ञान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म ही सबसे बड़ा होता है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो कवि ने गीता का पवित्र ज्ञान किसने दिया था? श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में दिया था और बताया था कर्म सबसे बड़ा होता है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमको फल मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 10वां प्रश्न है, कवि भारत भूमि में जन्म लेकर स्वयं को धन्य क्यों मानता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसका उत्तर है, कवि भारत भूमि में जन्म लेकर स्वयं को धन्य मानता है क्योंकि उसका जन्म ऐसी धरती में हुआ है जो भौगोलिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ का नेचर और ज्योग्राफी दोनों ही बहुत सुंदर है, इसीलिए वो धन्य समझता है अपने आप को कवि। यहाँ की धरती सभी प्रकार के धन धान्य से भरपूर है, सभी प्रकार के फसलें होती है, खनिज पदार्थ हैं, सभी प्रकार का धन धान्य है। यहाँ श्री राम, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरी दुनिया में धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया लोगों को और कर्म को धर्म से बड़ा बताया और कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही धर्म से बड़ा है। गौतम बुद्ध ने इस धरती में जन्म लेकर इस धरती का सुयश बढ़ाया और पूरी दुनिया को दया के मार्ग पर चलना सिखाया। और गौतम बुद्ध ने इस धरती में जन्म लिया और पूरी दुनिया को बताया कि हमें दया के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला वीडियो
आपके लिए MCQ का बनाऊंगी, ग्रामर के MCQ का। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।